नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम NCERT 10th क्लास जो इतिहास है, विश्व समकालीन भारत, इसका अध्याय नंबर 1 है, वो हम डिस्कशन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो इसके एक एक अंक वाले जो एग्ज़ाम बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कशन किया था। आज हमारे जो 3 अंक वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में हम जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं वो करेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। कमेंट सेशन में भी बताएं कि क्लास कैसे रही। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है एनसीईआरटी जो 10th क्लास है एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और आज हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे और आपके एग्ज़ाम बोर्ड में एक भी प्रश्न है गलत नहीं होगा। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। राष्ट्र राज्य की जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन आज का वो है, राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं बताइए। राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं बताइए। तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों, हमारा जो आंसर आएगा राष्ट्र राज्य की जो 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है राष्ट्र राज्य की? इसमें जनता को अपने शासन को चुनने का जो अब इसमें जनता को अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। जो राष्ट्र राज्य में क्या होता है, 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता हम कहेंगे कि इसमें जनता को है ना अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। ठीक जी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है जी, सभी नागरिकों के समान कानून बनाए जाते हैं। एक राष्ट्र राज्य में सभी नागरिकों के लिए क्या बनाए जाते हैं? समान कानून बनाए जाते हैं। तो वो क्या है? एक राष्ट्र राज्य की पहचान है। शासक को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास होता है। जैसे हमारे राष्ट्र जैसे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं तो कौन चुनते हैं? हमारे जनता के द्वारा उनको चुना जाता है। तो क्या एक राष्ट्र राज्य की पहचान है? सभी के लिए नागरिक समान कानून है। जैसे हमारे भारतीय संविधान में बताया है कि सभी के लिए समान कानून है। तो ये क्या है? राष्ट्र राज्य की पहचान है। लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होता है। किसके द्वारा राष्ट्र का गठन होता है? लोगों के द्वारा। उसकी नीतियाँ तय करते हैं और लोग ही उसकी नीतियाँ हैं वो तय करते हैं। तो ये क्या एक राष्ट्र राज्य की पहचान है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं कौन सी है? तो क्या है? जनता को अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। दूसरा क्या पॉइंट? समान कानून बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या? लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और इसकी नीतियाँ भी कौन तय करते हैं? जो लोगों के द्वारा। तो ये हमारे पहला जो क्वेश्चन था हमारा राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी कि फ्रांसीसी जो सेना थी उसका शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया था? दूसरा क्वेश्चन है जो फ्रांसीसी सेना का शुरुआती जो उत्साह था शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया था? तो हमें आंसर में क्या लिखना है? हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रांसीसी सेना का जो फ्रांसीसी सेना थी उसका शुरुआती जो उत्साह था शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण बन गया। क्यों बन गया जी? क्योंकि जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनकी जो सुविधाएं थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी ना, जो आज़ादी थी, जो फ्रीडम थी, उनके अनुरूप नहीं थी। तो इसलिए उनका विरोध होना शुरू हो गया था। बड़े हुए कर थे, टैक्स क्या थे? बढ़ाए गए थे। सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती इत्यादि प्रमुख कारण थे। तो ये बता रहे हैं कि फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र में लोगों में विरोध हुआ। तो हमें जो कारण जो लिखने हैं जो वो थे कि नई जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप थी और बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा था। इसलिए उनका शुरुआती दौर में उनका विरोध हुआ था।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी कि 19वीं शताब्दी में जो 19वीं जो शताब्दी थी उसके उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा जो उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप से एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और संविधानता संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देता था। तो क्या है हमारा 19वीं शताब्दी उदारवादी विचारधारा के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो हमें बताना है, उनकी समीक्षा करनी है। तो आंसर में हमें क्या लिखा, 19वीं शताब्दी में जो उदारवादी विचारधारा थे उनके राजनीतिक रूप से एक ऐसी सरकार पर जोर देता है। जो उदारवादी विचारधारा है राजनीतिक रूप से किस पे जोर देता है, ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। तो क्या उदारवादी का मतलब है कि ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, कब होती है फ्रांसीसी क्रांति, तो हमें आंसर बताना है। फ्रांसीसी क्रांति हुई है जी 1789। 1789 के बाद जो उदारवाद निरंकुश शासक था, जो निरंकुश शासक होता जिसका जैसे ऐसे शासन जो किससे चलाया जा रहा है, सैनिक बल या जिस पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो कह रहा है कि जो 1789 की क्रांति है, फ्रांस की जो क्रांति है, उसके बाद जो उदारवाद निरंकुश शासक और पादरिक वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, तो उनके विशेषाधिकार थे उनको समाप्त करके संविधानता संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। और 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 1830 के फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणामों की व्याख्या करें। जो 1830 है, 1830 फ्रांसीसी जो विरोध है उसके 3 जो परिणाम हुए थे वो हमें बताने। तो पहला हमारे जो आंसर में क्या आएगा, 1830 की फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणाम निम्नलिखित है। 1830 के फ्रांसीसी विरोध के परिणाम स्वरूप जो बुर्बो के राजा थे जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था। कि पहला जो परिणाम था 1830 के फ्रांसीसी युद्ध के बाद जो वहाँ के राजा कहाँ के राजा थे, बुर्बो के राजा थे, जिन्होंने 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें अब क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। जो बुर्बो के राजा थे 1815 के बाद उनको बहाल किया गया, फिर उनको यहाँ से इस जाल शासन कर रहे थे वहाँ से उनको उखाड़ दिया गया क्रांतियों के द्वारा। और फ्रांस में सत्ता अब लुई फिलिप को सौंपी गई थी। फ्रांस में जो सत्ता है 1830 के बाद किनको सौंपी गई थी, लुई फिलिप को सौंपी गई थी। किन की जगह, बुर्बो राजा की जगह। तो ये हमारे 2 परिणाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड के विचारों के 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि जर्मन दार्शनिक जो योहान गॉटफ्रीड के विचारों के 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। कि जर्मन दार्शनिक कौन है, योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके किन किन लोगों में निहित है, आम लोगों में। जो सच्ची जर्मन संस्कृति है आम लोगों में निहित है, पहला हमारा बिंदु है। दूसरा पॉइंट हमारा है राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्य में प्रकट होती है। राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है, राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है
किन में प्रकट होती है? तो हमारा दूसरा पॉइंट है जी लोकगीत। जो वहाँ के लोकगीत है, वहाँ के सॉन्ग है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के जन काव्य, वहाँ के लोगों में, और वहाँ के लोक नृत्य डांसर है, उनके जो नृत्य किए जाते हैं उनमें एक राष्ट्र की सच्ची भावना उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्थानीय बोलियों पर। क्या है? स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावनाओं को वापस लाना नहीं था कि स्थानीय बोलियों पर बल है, जो जहाँ की जैसे एक क्षेत्र की जो बोली है वहाँ की स्थानीय बोली है, उन पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन भावनाओं को वापस लाना नहीं था कि कह रहा है कि जो प्राचीन जो है, प्राचीन भावना है, प्राचीन सभ्यता, उनको वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक जो राष्ट्रीय जो आधुनिक राष्ट्रीय है संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश क्या थे? निरक्षर अनपढ़ थे। तो ये हमारा उनका जर्मन दार्शनिक युहान थे, उनके 3 बिंदु थे, वो हमने डिस्कशन किए हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो 4 अंक वाले हैं क्वेश्चन आएंगे। तो हमें क्या है कि पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में, पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण देकर समझाइए। पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उदाहरण देकर बताएं। आंसर हमारा है पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि पोलैंड में जो है राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। पोलैंड में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। और 1831 के बाद रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इससे अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा के एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश को इस बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया, और इस तरह पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक में देखी जाने लगी। फ्रैंकफर्ट संसद की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फ्रैंकफर्ट संसद के जर्मन राष्ट्र निर्माण में योगदान का उल्लेख कीजिए। तो हमारा आंसर आएगा कि जर्मन जो इलाकों में बड़ी संख्या में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के पक्ष में मतदान कर फैसला किया। कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में क्या फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के पक्ष में एक मतदान का फैसला किया गया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों पर एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। जर्मन राष्ट्र के लिए क्या किया गया? संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। संविधानवाद की राष्ट्रीय मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते जन संतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। इस तरह फ्रैंकफर्ट संसद के जर्मन राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें जो हमारा रहेगा पॉइंट कि जो फ्रैंकफर्ट संसद थे उसमें एक राष्ट्र के निर्माण में योगदान था, तो हम कहेंगे कि एक जर्मन असेंबली के पक्ष में क्या किया गया था? मतदान करवाया गया था। कब की बात थी? 18 मई 1848 को। कितने निर्वाचित प्रतिनिधि थे? 831 सजे धजे एक जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद ने एक स्थान ग्रहण किया था। कहाँ आयोजित की गई थी ये संसद में? सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। और एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। किसके लिए? जर्मन राष्ट्र के लिए। और इस तरह
फ्रंट संसद के जर्मन राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया। कथन के संदर्भ में तर्क दीजिए कि 1871 के बाद बाल्कन जो क्षेत्र था, बाल्कन जो एरिया था, यहाँ यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया था। तो हमारा आंसर आएगा कि 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कारण बन गया, जिसके कारण निम्नलिखित है कि बाल्कन क्षेत्र में यूरोप के अनेक देश अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। कि बाल्कन क्षेत्र में है ना, यूरोप के अनेक देश थे, वो क्या कर रहे थे, प्रभुत्व है वो बढ़ाना चाहते थे बाल्कन क्षेत्र में, और उन्होंने वहाँ की समस्या को और भी उलझनपूर्ण बना दिया। जो बाल्कन क्षेत्र की जो समस्या थी उनको और भी उलझन है पूर्ण बना दिया था। बाल्कन क्षेत्र, दूसरा पॉइंट है हमारा, बाल्कन क्षेत्र के एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की मांग करने लगी थी। जो बाल्कन क्षेत्र है, एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय जो राष्ट्रीयताएं हैं उसके चंगुल से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे की राष्ट्रीयता का आधार दिया। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि कभी स्वतंत्र थे, किंतु विदेशी शक्तियां उन्हें अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण में, जो एकीकृत है इतालवी गणराज्य के निर्माण में काउंट कैमिलो दे काबूर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। कि काउंट कैमिलो दे काबूर की भूमिका है एक जो इतालवी गणराज्य के निर्माण में क्या महत्वपूर्ण थी, भूमिका थी, उनका क्या योगदान था। तो हमें आंसर में लिखना है जो एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तो हम कहेंगे कैवर को ही जाता है, श्रेय कैवर को जाता है। किसके निर्माण में, एकीकृत इतालवी गणराज्य के निर्माण में कैवर को जाता है। 1852 में वह सोर्डिनिया में वहाँ का एक प्रधानमंत्री बना था। कि सोर्डिनिया में क्या कौन बना था प्रधानमंत्री, श्रेय कैवर बना था। कब बना था, 1852 में। वो इटली के एकीकरण के कार्य में जुट गया, इटली के एकीकरण के कार्य में जुट गया। कब की बात है, 1852 में। और उसने अपने कूटनीतिक चालों के द्वारा इस कार्य को पूरा किया। उसने कई युद्धों में भाग लेकर इटली के राज्य को जो सार्डिनिया के साथ मिलाने का प्रयत्न किया। किसके युद्धों में, इटली के जो राज्य थे उनको किस में मिलाने का प्रयत्न किया था, जो सार्डिनिया है उसमें मिलाने का प्रयत्न किया था। किसने, जो काउंट कैमिलो दे काबूर थे इन्होंने। और जो लोम्बार्डी है, मोडेना है, जो पार्मा है, टस्कनी आदि राज्य धीरे धीरे विदेशी सत्ता थी उसके छुटकारा प्राप्त करके सार्डिनिया में जा मिले। इतिहासकार उसे इटली का बिस्मारक कहते हैं। इतिहासकार है वो किसे इटली का बिस्मारक कहते हैं, इटली का बिस्मारक किसे कहते हैं, श्रेय कैवर को ही जाता है इटली का बिस्मारक। क्योंकि इन्होंने इटली को एक नए जो एक इटली के राज्य के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये हमने उनका जो योगदान था वो हमने डिस्कशन किया। क्योंकि पहले ये 1852 में जो काउंट कैमिलो है ये एक प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद ये एक नए राज्य को एकजुट करने में एक चाल चलते हैं। उन चाल के द्वारा वो जो विदेशी सत्ता में जो उनके राष्ट्र राज्य थे उनको अपने एक इटली राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया, इसलिए उनको इटली का बिस्मारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामाजिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कौन से 4 कदम उठाए थे। कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन से सामाजिक पहचान है, एक सामाजिक पहचान बनाने के लिए क्या भावना पैदा करने के लिए
4 कदम उठाए थे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामाजिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए 4 कदम। क्रांतिकारियों ने ये घोषणा की, जो क्रांतिकारी थे फ्रांसीसी में, उन्होंने ये घोषणा की कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाया जाए। जो यूरोप के लोग हैं उनको किसको मुक्ति दिलाई जाए? किससे? निरंकुश। निरंकुश कौन थे? जो शासन पे कोई अंकुश नहीं था, एक जो शक्तिशाली राजा है उसके द्वारा शासन किया जा रहा था। तो वहाँ यूरोप के लोग थे, उनको इस निरंकुश शासक है उनसे मुक्ति दिलाई जाए, आज़ादी दिलवाई जाए, ये क्रांतिकारियों ने एक घोषणा की थी। पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा है एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया जाए। जो फ्रांसीसी झंडा है, एक जो ध्वज है उनका, वो एक तैयार किया जाए। पहले के राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी। जो फ्रांसीसी, जो फ्रांस का जो पहला एक ध्वज था, उनकी जगह नए ध्वज झंडे ने ले ली। और तीसरा हमारा पॉइंट है सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया। जो सक्रिय नागरिक थे, जो उनके द्वारा एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? असेंबली रखा गया था। क्या? नेशनल असेंबली रखा गया था। एक नई सभा बनाई, उस सभा का नाम नेशनल असेंबली रखा गया। ये भी एक फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का भी गुणगान किया गया। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे एक सामाजिक पहचान पैदा करने के लिए। पहला था निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाई जाए यूरोप के लोगों को। दूसरा था एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया और एक सभा बनाई गई, वो उसका नाम क्या था? नेशनल असेंबली था। दूसरे चौथा पॉइंट क्या था? इंपॉर्टेंट था, शहीदों का गुणगान किया गया, शपथें ली गई, नई स्तुतियाँ रची गई। ये हमारे 4 पॉइंट थे फ्रांसीसी क्रांति को एक सामाजिक पहचान, एक समाज में दर्शाने के लिए। ये हमारे 4 कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता के 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता है उसके 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, कि नागरिक संहिता इसको किस नाम से जाना जाता है। नागरिक संहिता है ये कब हुई थी? 1804 की नागरिक संहिता है, इसको किस नाम से? ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम कंपटीशन में आ सकता है। एग्जाम बोर्ड में तो आता ही है, साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस संहिता के जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए। कि इस संहिता ने जन्म पर जो आधारित जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा पॉइंट था, इस संहिता ने प्रशासनिक विभाजनों को समाप्त किया गया, शांति व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास्त और जागीरदारों से मुक्ति दिलाई थी। कौन सी संहिता ने? 1804 की नागरिक संहिता ने। चौथा हमारा पॉइंट है, शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। जो शहरों में कारीगर के श्रेणी थे, उनके जो संघ थे, उनके नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई आज़ादी चखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वियना संधि के 4 प्रमुख उल्लेख करो। वियना संधि के, कि पहला तो पॉइंट है वियना संधि कब हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम है, ऑल कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वियना संधि कब हुई थी? 1815। वियना संधि ने 4 प्रमुख विशेषताएं थी। सन 1815 की वियना संधि। क्वेश्चन आएगा वियना संधि कब हुई थी, तो हमारा आंसर आएगा जी 1815। कब हुई थी? 1815। वियना संधि के उन कई सारे बदलावों को ख़त्म किया गया जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। जो नेपोलियन युद्ध हुए थे उनके दौरान जो बदलाव है उनको ख़त्म किया गया। किस संधि के द्वारा? 1815 की संधि किस नाम से जानते हैं? तो आंसर आएगा वियना संधि से। आप
संधि से जाना जाता है 1815 की, और सारे बदलाव थे उनको ख़त्म किया गया। इस संधि ने, कौन सी संधि है? 1815 की वियना संधि ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उठाए गए बुर्बो राजा जिन्हें सत्ता में उनके इलाकों को खो दिया, जिन पर कब्जा उस नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। वर्षा को उसकी पश्चिमी सीमाएं थी महत्वपूर्ण नए इलाके सौंपे गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली को नियंत्रण मिला था। ऑस्ट्रिया को किसका? उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला था। वर्षा को उनकी पश्चिमी सीमाएं दी गई। जो ऑस्ट्रिया है उसको क्या दिया गया? उत्तरी इटली का नियंत्रण मिला था। और ये हमारे 4 पॉइंट थे। कौन सी संधि? 1815 की संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि यूरोप में 1830 का दशक भारी कठिनाइयाँ लेकर आया था। 4 कारण बताने। यूरोप में 1830 था, वो क्या लेके आया? बहुत ही कठिनाई लेकर आया था। 4 कारण हमें बताने हैं। तो यूरोप में 1830 का दशक है भारी कठिनाई लेकर आया, जिसके कारण 4 निम्न प्रकार से। यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। यूरोप में क्या है? जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी 1830 के बाद। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। तीसरा पॉइंट था नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। चौथा हमारा पॉइंट है यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था। तो आज जो महीने हैं यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जर्मन एकीकरण है इनसे आगे। तो आज के इस सेशन में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की है जो एग्ज़ाम बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्ज़ाम बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जो साथ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चनों के साथ। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।